हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज मैट्रिक्स के हम असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि असर्शन और रीज़न बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से होते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें लिखा होता है भाई ये ट्रू है या ये फॉल्स है, या असर्शन ट्रू, रीज़न भी ट्रू है तो वो कौन-सा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वो सारी चीज़ें सीखेंगे और अपने मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहने वाले हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमें ये असर्शन रीजन का पंगा समझना है क्योंकि एग्जाम में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक बार मैं अपनी वीडियो को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, अपनी स्क्रीन को, इतनी ठीक रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया जी, देख लेते हैं सारी चीज़ ठीक चल रही है, ओके चल रही हैं। चलो, बहुत बढ़िया। ये हो गई अपनी असर्शन रीजन बेस्ड क्लास। देखिए, इसमें ए ऑप्शन आपको कब चूज करना है, जब ए और आर यानी असर्शन, ए मींस असर्शन है और आर मींस रीजन है। जब ए और आर दोनों के दोनों ट्रू हो और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ए का, तो ए को ऑप्शन को चूज करना है। जब ए और आर दोनों के दोनों ट्रू हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंटली आपके ट्रू हैं, तो आपको ये चूज करना है। अब ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो सी ऑप्शन चूज करेंगे। ए फॉल्स है, नहीं, ए फॉल्स है और आर ट्रू है, सॉरी ये गलत लिख दिया, ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो हम लिखेंगे ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको ठीक करता हूं। इसमें इरेजर जो है ना, ऐसी चलाएंगे, इरेजर नहीं चलेगी इस पे, वाइट पेन से कर देते हैं, है ना। ये मैंने पिछली बार, ओहो अपना वो भी मिट गया क्या, चलो कोई नहीं, आपके जो काम की चीज़ है वो नहीं मिटनी चाहिए, ये आर ट्रू होना चाहिए। तो हम बोलेंगे भाई साहब इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये एक बार थोड़ा सा आपको लिख लेना साइड में, ये बाकी पेपर में आपको लिखा मिलता भी है। एक सेकेंड, देखो एसी चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, चला। 2-3 बार जब तक ना ठोक दो ना, तब तक कोई चीज चलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपने इसी के उस पे रहेंगे। आप एक बार इनको साइडों में इन चीजों को लिख लीजिए। ठीक है, करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें आप सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। टोटल 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए ये अपनी मैट्रिक्स है, ये 632 इज अ रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, जिसमें हमारी एक रो होती है, एक रो है तो एक क्या है, अपनी रो मैट्रिक्स होती है। अब आर कह रहा है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n, यानी कि जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस n हो, जिसमें रो जो है हमारी रोज वो 1 हो और n 1 से बड़ा हो, बिल्कुल जी, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक है, तो हम बोलेंगे ए भी ट्रू है, ए भी आपकी ट्रू है और आपकी आर भी ट्रू है। और आप एक बात बताओ, ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया है, क्या ये इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है आर? ए का बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि भाई आपकी ये जो मैट्रिक्स है ये 1 क्रॉस 3 की है भाई, एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये यही तो कह रहा है भाई 1 क्रॉस n की होनी चाहिए और n बड़ा होना चाहिए एक से, तो आपकी रो मैट्रिक्स हो जाएगी, वही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए एंड आर, assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चूज करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 1001 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए बात बिल्कुल ठीक है। आर, आर रीजन कह रहा है ए मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल्स टू ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी, जब ए आई जे, जब आई और जे बराबर होंगे। एक बात बताओ यार, आई और जे दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये कह रहा है आई और जे तो ये 1-1 पे होता है, ए 2-2 पे। ये कह रहा है जब 0 होना चाहिए, क्या ये 0 होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता। और कह रहा है आई नॉट इक्वल टू जे, तो ये 1-1 हो जाए, तो ये तो आइडेंटिटी नहीं है, तो रीजन आपका गलत हो गया। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूं असर्शन आपका ठीक है, रीजन आपका गलत है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बनता है? सी ऑप्शन। हमने देखा था अभी कि भाई सी ऑप्शन ऐसा होता है। बहुत बढ़िया जी, ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मैट्रिक्स दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आप बताओ यार, डायगोनल मैट्रिक्स है ये। जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, उसमें होते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग और ऊपर 0 0 0।
लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है ये एलिमेंट्स सारे के सारे सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि असर्शन आपका गलत है। अब 4 ही ऑप्शन है अपने पास, भाई पहले 3 ऑप्शन में असर्शन ठीक था, ये बेशक से ठीक हो या गलत हो या ठीक ही होगा, तो ऑप्शन क्या बच गया? डी बच गया, जिसमें हमारा असर्शन गलत होता है। और देखो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल जी, हर एक स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हो, बस। क्लियर? तो भाई रीजन आपका ठीक है, असर्शन गलत है। तो इन वाले क्वेश्चन में सबसे बढ़िया पता है क्या? अगर असर्शन गलत है तो ऑप्शन डी है, अगर रीजन गलत है तो ऑप्शन सी है। ठीक है, सी और डी तो सीधा क्लियर है। और जब दोनों के दोनों ठीक हो ना, तब दिक्कत आती है कि भाई वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, कह रहा है जी इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, एक्स इक्वल्स टू 4 होगा, आप बताओ क्या एक्स और 4 बराबर है? बिल्कुल जी। y इक्वल्स टू -4, हम बोले जी बिल्कुल y इक्वल्स टू -4 होगा, यानी असर्शन आपका ठीक है। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कह रहा है जी दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकती हैं जब वो सेम ऑर्डर की हो। बिल्कुल ठीक है जी, ये देखो ऑर्डर तो दोनों का सेम है। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, दो मैट्रिसेस तभी ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज ठीक है आपकी, ठीक है कि नहीं? तो हमने, आप एक बात बताओ यार, क्या सिर्फ यही पॉसिबल होना चाहिए इक्वल होने के लिए कि वो ऑर्डर सेम हो? भाई ये तब होता है जब ऑर्डर भी सेम हो और जो एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए। अगर मैं बोलूं यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो, यहाँ बी सी डी है तो यहाँ भी बी सी और डी होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो हमने देखा है असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन हमारी एक कंडीशन देना भूल गया कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड all elements or respective elements are equal to each other, तभी वो इक्वल होंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने भाई 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स लिख दी, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और ये लिख दी 1 2 3 4 ये भी 2 क्रॉस 2 है, क्या ये इक्वल है? नहीं है। समझे बात? तो असर्शन ठीक, रीजन गलत, ये ऑप्शन बन गया आपका सी। क्लियर? चलिए देख लो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा भाई, संडे है और मैं इसलिए आपकी क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखेंगी ये शायद वेंसडे को आएगी, बनानी पड़ती है यार, ऑफिस भी है, सब कुछ है। कोई नहीं, देखो ए कह रहा है 2 क्रॉस 3 की और बी कह रहा है 3 क्रॉस 2 की, तो ए बी का ऑर्डर ये होगा। हमने बोला था क्या ये दोनों सेम है? आप बोले जी बिल्कुल, तो आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का, क्या ऑर्डर यही है? तो बिल्कुल ठीक है, तो असर्शन आपका हो गया ठीक। टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रीफैक्टर, हमने बोला पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स और इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, अगर नंबर ऑफ रोज पोस्ट फैक्टर का मतलब पिछले वाले के नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज और प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, तभी इनकी मल्टीप्लाई हो पाएगी। इसका मतलब कि रीजन भी आपका ठीक है। हमने देखा कि भाई रीजन भी आपका ठीक है, लेकिन आप एक बात आओ, इसने ये तो बताया ही नहीं कि भाई इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा? वो भाई इसकी रोज होंगी, इसके कॉलम्स। ये बात इसमें नहीं लिख रखी, नहीं लिख रखी तो हम कहेंगे ए और बी तो ट्रू हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई ए और आर ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर बात आए करेक्ट एक्सप्लेनेशन की, तो वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं तो आपने देखा कि भाई यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये ऑर्डर कैसे आया? ये तो लिखा ही नहीं इसमें, बाकी जो बात लिख रखी है वो ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह रहा है जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कह रहा है रीजन, कह रहा है फॉर द गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी इक्वल्स टू बी। पहले देख लेते हैं, हमें ये पता है भाई साहब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना कैसे खुलता है? वो खुलता है ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। वो कैसे होती है जी? ए की ए के साथ ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो पहले ए आएगा फिर बी, प्लस ये b इंटू ए होगा, b इंटू ए,
और हमें पता है ए बी और बी ए इक्वल नहीं होती हरदम, है ना, और ये हो गया बी स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, ये 2ab के बराबर कब होगा? ये 2ab के बराबर जब तभी होगा जब ab और ba इक्वल हो। भाई ab और ba अगर मैं बोलूं इक्वल हैं तभी तो a स्क्वायर प्लस ये 2ab लिख दूंगा मैं प्लस b स्क्वायर लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो पहले अब ये चेक करना पड़ेगा ab और ba की मल्टीप्लाई दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो करें क्या मल्टीप्लाई? चलो करते हैं। a इंटू बी लिखते हैं। तो a क्या है आपका 2003, b क्या है आपका 500। तो इनकी मल्टीप्लाई जैसे ही की तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 पंजे 10। नेक्स्ट रो की इस कॉलम के साथ भाई 0 0 तो 0 ही रह जाएगा। फिर इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही 0 ही रह जाएगा। अब बी ए की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले b लिखना पड़ेगा और फिर बाद में हमें a लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, देखो पहली रो को इस कॉलम पे रखा 5 दूनी 10, इस रो को इस कॉलम पे रखेंगे तो 50 प्लस 0 ये 0 हो गया। इस रो को अब देखो 0 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 0 ही आएगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ए बी इक्वल्स टू बी है, ए बी इक्वल्स टू बी है। इट मीन्स हमें ये समझ में आया कि भाई जो पहली चीज दी हुई थी ना, पहली चीज दी हुई थी वो भी ठीक थी, जो पहली चीज दी हुई थी वो भी ठीक थी, हमारी एसर्शन बिल्कुल ठीक था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही होगा क्योंकि ab इक्वल्स टू बी था। फिर ये रीजन कह रहा फॉर द गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी, बिल्कुल ठीक बात है, ए और बी के लिए ए बी इक्वल्स टू बी है, ये भी ठीक है। और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब ए बी और बी इक्वल है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आई या बात नहीं आई? बिल्कुल क्लियर हुई? बिल्कुल भाई, इसमें ना कोई भी संशय आपका होना नहीं चाहिए क्योंकि ये ए और बी ऑप्शन जो होता है ना यही दिक्कत वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। अगर हमने ये मैट्रिक्स ली है 1 2 3, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले दूं तो क्या होगा? 1 2 3 ऐसे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। मतलब अगर रो एक हो जाए तो आंसर बन जाएगा। अगर इसमें रो कितनी है 1 क्रॉस 3, तो अगर रो एक है तो ये रो मैट्रिक्स है, यानी असर्शन ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m n नॉट इक्वल्स टू m इज अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जो ट्रांसपोज लेंगे ना हम किसी भी मैट्रिक्स, अगर मान के चलो मैंने कोई मैट्रिक्स ली बी, उसका ऑर्डर n क्रॉस m है और n नॉट इक्वल्स टू m है, तो ये कह रहा है कि b डैश का भी ऑर्डर n क्रॉस m होगा, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि भाई ट्रांसपोज करते ही इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बदल जाते हैं, m क्रॉस n हो जाएगा, यानी ये तो बिल्कुल गलत बात है। और जैसे ही एक चीज गलत होगी आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। डी नहीं सॉरी सी हो जाएगा क्योंकि सी ऑप्शन में होता है ना ए तो ट्रू और बी फॉल्स, मतलब रीजन फॉल्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ऑप्शंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए। भाई ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये -3 है तो ये -3 होना चाहिए, ये 7 है तो ये 7 होना चाहिए। यही तो हमने बताया था कि भाई अगर, या फिर आप देख लो भाई इसी का ट्रांसपोज ना इसी के बराबर आ जाए तो बराबर हो जाती है। ये हमने ट्रिक देखी थी भाई ये बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये चीज तो है बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल्स टू ए। ये भी बिल्कुल ठीक बात है और ये तभी ठीक है जब ये आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई ए डैश ए के बराबर होता है तभी तो सिमेट्रिक होती है, यही चीज हमने ऊपर वाले में लगाई है तभी ये सिमेट्रिक आई है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? इसका ए हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई ये बात? नहीं बिल्कुल आ गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स ये है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहली बात तो हमें पता स्क्यू सिमेट्रिक के जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स 0 0। ये गलत हो गया, तो अगर ए गलत हो गया तो ऑप्शन सीधा क्या हो गया? डी हो जाता है, जिसमें असर्शन गलत होता है और रीजन ट्रू होता है। रीजन तो ट्रू है ही भाई, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल्स टू -a, यानी ये ऑप्शन ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई, जिसमें असर्शन तो गलत है, रीजन ठीक है। ये चीजें आपको पेपर में दी हुई मिलेंगी। देखो ये जो 4 चीजें हैं ये आपको पेपर में दी हुई मिलेंगी, आगे पीछे भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग इसी सेंस में मिलती है ये। ठीक है, हो जाएगा। चलिए बढ़िया बात। 9th हो गया। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है जी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल सही बात है जी, एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में दर्शा सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा था। ये हमारा हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश, जो पहला होता है ये सिमेट्रिक होता है, और ये जो दूसरा होता है ये क्या होता है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दर्शा सकते हैं बिल्कुल, तो ये असर्शन है ठीक। Sum of two symmetric matrices is symmetric and sum of two skew symmetric matrices is skew symmetric। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली ठीक है। आप समझो एक बात, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, एक्सप्रेस किया या नहीं किया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं बी आर रीजन कैसे ठीक है। भाई दो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, उसका सम भी सिमेट्रिक होगा, ये हमने पढ़ा था। भाई अगर ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है, तो भाई ए प्लस बी का जो हम ये निकालते हैं ट्रांसपोज, ये क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश, और ये क्या होगा, ए प्लस बी। अगर किसी का भी ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक। यानी ये दोनों हमने सिमेट्रिक लिए, तो आंसर क्या है, सिमेट्रिक। ऐसे ही अगर हम ए डैश को माइनस ए लेते, बी डैश को माइनस बी लेते, तो हम बोलते भाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, जो कि माइनस ए माइनस बी खुलता है, और माइनस कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी, और किसी का भी ट्रांसपोज उसके नेगेटिव में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने ये चीज समझी कि भाई अगर हम इनको स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक आएगा, ये तो ठीक है। यानी कि देखो ये चीज हमने सारी चीज पढ़ रखी है, तो रीजन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की वैल्यू दे दी, अब कह रहा है ए इंटू ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू आई होगा, ये मैट्रिक्स इंटू ए आई होगा। ठीक है जी, कह रहा है फॉर एनी मैट्रिक्स ए वी हैव, ये तो हमें पता ही है भाई कि भाई ए को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब ये तो ठीक होगी बात। ठीक है, तो हमारा रीजन तो क्या हो गया, ठीक हो गया। अब पहली चीज और चेक कर लेते हैं। पहली चीज कह रही है, देखो ये चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि ये ए अलग दे रखा है, ये ए है अलग, ये बी है, ये आइडेंटिटी तो नहीं है, इक्वल्स टू आई है, इक्वल्स टू ये बी इंटू ए है, ये भी ठीक है। अगर ये ठीक हो जाता ना तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि भाई ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है ना। तो रीजन यहां ठीक हो गया। एक बार देख लेते हैं भाई, ए इंटू 3 माइनस 5 माइनस 5 2 करके, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ये है 2513, और ऐसे ही हमने लिया 3 माइनस 1 माइनस 5 2, इनकी मल्टीप्लाई करें भाई। पहली रो को पहले कॉलम के ऊपर करेंगे भाई, 2 तिया 6 में से 5 गया 1, 2 पंजे 10 माइनस 10 प्लस 10 0। अब दूसरी रो को पहले कॉलम पे 1 तिया 3 माइनस 3 0 हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम माइनस 5 प्लस 6 ये 1 आ गया। तो इसका मतलब ये तो सही आ गया भाई, ए इंटू दिस किया तो आई आ गया। अब दूसरा इसको और करके देख लेते हैं कि 3 माइनस 5 माइनस 1 2, इसकी मल्टीप्लाई देखो ये वाला कर रहे हैं, इंटू ए लिखा, ए क्या है 2153। तो जैसे इनकी मल्टीप्लाई की ना दोस्तों, देखो पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 3 दूनी 6 में से 5 गया 1, 3 पंजे 15 में से 15 गया 0, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 5 प्लस का 6 1 आ गया। तो इसका ये तो सही समझ में आ गया कि ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन ये ए इंटू आई नहीं है, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये बी ऑप्शन बनेगा कि भाई ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या बोलेंगे, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, एक्सप्लेनेशन वो आपका नहीं है, वो अपना नहीं है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन हो गया आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बिल्कुल आसान। कह रहा है जी ये आपका क्वेश्चन है एक, और कह रहा है ए की पावर 230 सिमेट्रिक होगा। क्या हमने ये चीज पढ़ी हुई है, समझो। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? भाई ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। भाई सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 0। दूसरा ये -7 है तो ये 7 है, ये 5 है तो -5 है, ये 2 है तो इसका -2 यानी अपोजिट है। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी। यानी अगर मैं ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का ए आएगा, ये चीज क्लियर है। तो यहां तक तो हमें समझ में आया कि ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब बताना ए की पावर 230 क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक। तो हम बोलेंगे भाई ए की पावर 230, अगर मैं इसका डैश लूं तो आप बोलोगे भाई ए डैश की पावर क्या होगी 230, ऐसे भी कर सकते हैं। और ए डैश तो आपका -a है, तो -a की पावर 230, यानी इवन पावर है तो पॉजिटिव खुलेगी ए की पावर 230। यानी हमें समझ में आया किसी का भी ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, सिमेट्रिक। और हमें यह भी पता है कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी हम पॉजिटिव इवन पावर करते हैं ना, इवन पावर, तो सिमेट्रिक में तब्दील हो जाती है। ठीक है, वो सिमेट्रिक में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब ये तो ठीक है आपका सिमेट्रिक। दूसरा आर कह रहा ऑल पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर सिमेट्रिक। बिल्कुल भाई, कितने भी पॉजिटिव, भाई अगर आपकी ए डैश -a है तो अगर मैं बोलूं a की पावर 2n है, यानी कि पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर। भाई इवन में क्या होगा, जब आप a की पावर 2n का ट्रांसपोज लोगे ना तो a की पावर हम इसको लिख सकते हैं a डैश की पावर 2n, और a डैश आपका -a होगा, -a की पावर 2n। तो किसी की भी पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव खुलती है a की पावर 2n, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसकी कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसकी पावर अगर इवन है तो वो क्या खुलेगा, सिमेट्रिक खुलेगा। तो ये ठीक है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक से आंसर क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा, ये ठीक है। तो इसी की का इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ में आया है नहीं कैसे है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। और ए अगर ऑप्शन हो गया, बस यही तो निकालना था अपने को। इसको हटा दें, जो ये इतनी चीजें की हैं ये बस समझाने के लिए की हुई हैं आपको। क्लियर हो गया। तो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी हमारे दोस्तों हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास जो करेंगे, चलिए मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। देखिए नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम अपने IIT JEE के प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो करेंगे कि इन सारी चीज़ों के दम पे हम वो सारी चीज़ें कर पाते हैं या नहीं। अगर हमने कर ली तो इसका मतलब हमने मैट्रिक्स चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मज़ा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में, ध्यान से आइएगा। लगभग 2 क्लासेस में भी जा सकता क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे आराम से बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको सारी की सारी चीज़ें एक नंबर तरीके से करनी है। सो मैं बनाता हूँ नेक्स्ट क्लास किसी दूसरी क्लास की। भाई 10th 11th 12th और SSC ये सारी चीज़ें हमारी साथ साथ चल रही हैं। आप अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए जो आपके मतलब इधर उधर के हैं कि भाई यहाँ मज़ा आ रहा है। सो मैट्रिक्स चैप्टर हम लगभग 2 और क्लासेस में बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद।